क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर करेंगे हम आज। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि आपने आज क्या खाया था? आपके दोस्त ने क्या खाया था? क्या आप रोज़ एक ही तरह का भोजन खाते हो? तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाने के पदार्थ होते हैं, उसके बारे में ही ये चैप्टर है। तो क्रियाकलाप 1 है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाली चीज़ें, ठीक है? आपने अपने दोस्तों से पूछना है कि मतलब वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर वो अलग-अलग राज्यों में रहने वाले हों, जैसे कि कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, ठीक है? तो उनसे अलग-अलग राज्यों से जो बच्चे हैं, उनसे भी आप पूछिए, ठीक है? जानकारी प्राप्त कीजिए। नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है? आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से पूछना है और फिर उसकी एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है कि वे क्या-क्या खाते हैं। तो इस तरह की आपने एक लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। इधर लिखोगे आप विद्यार्थी का नाम, दोस्त का नाम अपने, और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ, जो भी वो खाते हैं, जैसे मान लो चावल, रोटी, दाल, जो भी खाते हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। सभी दोस्तों से आपने ये पूछना है। ये था क्रियाकलाप जो आपने खुद करना है। उसके बाद है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की सभी चीज़ें किससे बनी हैं? अब ये प्रश्न है कि भई हम तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं और ये खाने की चीज़ें बनी किस चीज़ से हैं? पके चावल के बारे में सोचो। एक बार पके जो चावल होते हैं उनके बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। हम कच्चा चावल लेकर उसको पानी में उबाल देते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमने ये भोजन तैयार करना है, चावल का भोजन तैयार करना है, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए कच्चा चावल और दूसरा चाहिए हमें पानी। कच्चे चावल को पानी में उबाल देंगे तो ये खाने की जो चीज़ है वो तैयार हो जाएगी, चावल तैयार हो जाएँगे। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है? चावल तैयार करने में हमें सिर्फ़ 2 संघटकों की आवश्यकता थी। एक तो कच्चा चावल और दूसरा पानी। मगर दूसरी चीज़ें अगर हमने तैयार करनी है खाने की, तो हमें कई जो चीज़ें चाहिए, कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग प्रकार की कच्ची सब्ज़ियाँ, तो हमें कच्ची सब्ज़ियाँ चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है? इन सब की आवश्यकता होगी। यानी कि सब्ज़ी बनाने के लिए हमें मतलब बहुत सारे संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नमक, मसाला, तेल इत्यादि। अब क्रियाकलाप 2 है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2 में है सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाँटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने में कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। जो आपने 1.1 ये सारणी बनाई थी अपने दोस्तों से पूछकर कि वो क्या-क्या खाते हैं। तो अब हमने देखना है कि उन खाद्य पदार्थों को छाँट लेना है, इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें। अपने दोस्तों पर घर पर चर्चा करो और जानकारी प्राप्त करो कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए, ठीक है? जैसे कोई विद्यार्थी दाल खाता है, तो दाल को बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए? इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। फिर अब एक सारणी और बनानी है आपने, एक मतलब 1.2 ये सारणी जो दी हुई है ये आपने बनानी है, ठीक है? वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण
सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो सारणी किस तरह से बनानी है आपने? खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री, खाद्य व्यंजन यानी कि खाने की जो चीज़ है और उनको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री हमें चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसने, रोटी को बनाने के लिए, चपाती को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या चाहिए? हमें तो आटा चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक, तेल, घी, मसाले, ठीक है। ऐसी कुछ भी हो सकता है, जैसे खीर है, खीर को बनाने के लिए चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप ने क्या बनानी है भाई? एक सारणी आपने कंप्लीट करनी है। अब आगे है हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? ठीक है, हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, जैसे सब्जी बनाने में तेल का यूज़ होता है, ठीक है। दाल बनाने में भी हम तेल का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे संघटक हैं जो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं कई चीज़ों में। वो जैसे नमक है, दाल में भी नमक पड़ता है, सब्जी में भी नमक पड़ता है, या नमकीन दलिया बनाना हो उसमें भी नमक पड़ता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसे कई संघटक हैं जो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं कई चीज़ों में बनाने में। आगे है हमारे पास खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है, ये जो हम संघटक हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, ठीक है। स्रोत क्या है? यानी कि वो हमें कहाँ से मिलती है खाद्य सामग्री। सारणी में 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। हमारे लिए आसान हो सकता है कि हमें फल कहाँ से मिलता है, हमें सब्जी कहाँ से मिलती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यह कहाँ से आते हैं? तो आप कहोगे निश्चित रूप से पौधों से, ठीक है। फल और सब्जियां हमें पौधों से प्राप्त होती है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? ऐसी गेहूं और चावल हमें कहाँ से मिलता है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। आपने धान और गेहूं के खेत देखे होंगे, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यानी कि जो अनाज भी हमें किससे प्राप्त होता है? अनाज भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जो पौधे होते हैं उनसे ही प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जो हमें पौधों से नहीं, हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, ठीक है, गाय भैंस से, बकरी से मिलता है, अंडा मुर्गी से, ठीक है। ऐसे ही मुर्गा, मछली, झींगा, मांस हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अब एक क्रियाकलाप और दे रखा है, देख लेते हैं इसको भी। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें, ठीक है। तो हमें ये जो खाद्य पदार्थ हैं और जो उनके संघटक हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? स्रोत का मतलब वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। कुछ तो इसने उदाहरण दे दिए 1.3 में, और कुछ आपने अपनी तरफ से करने हैं। जैसे कि देखो इसने दिया है 1.3, ये सारणी है, खाद्य व्यंजन, संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, ठीक है। खाद्य व्यंजन क्या है? इडली। इडली किससे बनती है? कच्ची सामग्री क्या है? चावल। और ये स्रोत क्या है? चावल का स्रोत क्या है? चावल कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है, ठीक है, चावल के पौधे से। अब ऐसे ही इडली में और क्या लगता है? उड़द की दाल लगती है, नमक लगता है और जल लगता है, ठीक है। ऐसे ही चिकन करी है। चिकन करी हमें बनानी है अगर, तो चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मुर्गे की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें जंतु से मिलता है। ऐसे ही मसाला आप कह सकते हो भाई पेड़ पौधों से मिलता है। तेल, घी पौधे जंतु से मिलता है, ठीक है। ऐसी खीर है, खीर को बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होती है। दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस बकरी, ठीक है। और चावल का पौधा होता है। और चीनी कहाँ से मिलती है? चीनी भी एक तरह से पौधे से ही बनती है, यानी कि गन्ने से चीनी तैयार की जाती है, ठीक है। इस तरह से आपने इस सारणी को पूरा करना है। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, ठीक है।
पौधों से हमें क्या क्या मिलता है भाई, अन्न मिलता है, सब्जी मिलती है, फल, ठीक है, इत्यादि मिलता है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानतव उत्पाद का मतलब जो जंतुओं से हमें मिलते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है, तो अन्य जंतुओं के आपने सोचने हैं नाम, वो कौन से और जंतु हैं जो हम जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। गाय, बकरी और भैंस के अलावा हमें किससे दूध प्राप्त होता है? आगे है भाई 1.3, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है, भोजन के रूप में हम कौन कौन से पौधे के भाग हम लेते हैं और जो जंतु उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पौधों से ही हमें मुख्य भोजन जो मिलता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो हम अलग अलग मतलब पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, फल हैं। तो कौन से का हम यूज़ करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। देखो, पौधों की पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि पालक है, धनिया है, मेथी है। ठीक है, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ जो मतलब पौधे के जो फल होते हैं वो खाते हैं, जैसे कि बैंगन है, भिंडी है। ठीक है, ये फल होते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। और हम जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं पौधे का, और फूल भी खाते हैं। पुष्प का मतलब फूल भी खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? तो जो ये सीताफल का जो पेड़ होता है, जो मतलब बेल होती है, उसका हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, उसको चावल की पिट्ठी में डुबोकर उसकी पकौड़ी भी बना सकते हैं। इसका प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आप भी ये बना सकते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से अधिक भाग हम खा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। देखो, सरसों का पौधा है, उसके बीज से तो हमें क्या मिल जाएगा? तेल मिल जाएगा। एक चीज़ तो ये मिल गई। और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, और सरसों की जो पत्तियां हैं उसका साग बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमें जिनका मतलब उपयोग हम दो से अधिक मतलब खाद्य पदार्थ उससे हमें मिल जाते हैं। बीज से, सरसों के बीज से तो हमें तेल मिल गया, और पत्तियों से हमने क्या बना लिया? साग बना लिया। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? ऐसी केले के पौधे के बारे में आपने सोचना है कि उससे हम क्या क्या यूज़ उसका कर सकते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? और आपने ऐसे भी बताना है कि कौन कौन से वो पौधे हैं, आपने सोचना है। ठीक है, कि कौन कौन से वो पौधे हैं जिसके दो से अधिक भाग हम खा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने एक उदाहरण दिया था सरसों। सरसों का बीज से तेल मिलता है, एक तो वो चीज़ हो गई, और सरसों की जो पत्तियां उससे साग बनता है। ऐसे आपने और पौधों के बारे में सोचना है कि वो और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम मतलब दो या अधिक भाग उनके हम खा सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4 देखो। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। अब आपने देखना है जो 1.3 हमने सारणी बनाई थी, ठीक है, ये वाली जो सारणी बनाई थी, ये जो संघटक थे, इनमें इनका स्रोत हमने देखना कि ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्रोत क्या है? पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं और ये चीज़ हमें किन भागों से प्राप्त होती है? जैसे कि चावल है, चावल हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? पौधे के। ठीक है, तो चावल क्या होता है भाई? आपका होगा कि ये तो बीज होता है। ठीक है, या फिर मसाला है, जैसे मिर्च है, मिर्च क्या है? फल है, वो हमें फल से प्राप्त होती है। ठीक है, वैसे आपने सोचना है। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब एक सारणी आपने और बनानी है, 1.4। देखो कैसे बना रखी है उसने, आपने इसको करना है। देखो, सबसे पहले है भाई खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। ठीक है, अब जैसे बैंगन का भरता आपने बनाना है, तो स्रोत क्या है उसका? बैंगन। ठीक है, क्या है, कहाँ से बनेगा बैंगन का भरता? बैंगन से बनेगा। और मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, और मिर्च मसाला डालेंगे उसमें। ठीक है, तो बैंगन क्या है? पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। बैंगन
क्या चीज़ है पौधे का? आप कहोगे बैंगन पौधे का फल है, ठीक है। जो बैंगन है वो बैंगन के पौधे का क्या है? फल है, ठीक है। बैंगन को हम फल कहेंगे। और मिर्च है, मिर्च भी फल है, ठीक है। ऐसे ही तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जो तेल है वो क्या है? तेल कहाँ से मिलेगा हमें? वो बीज से मिलेगा, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग है? बीज से ही तेल बनता है। ऐसी मूंगफली भी बीज है, उससे ठीक है तेल मिलेगा। ऐसे सरसों, सोयाबीन, ठीक है, अन्न। ऐसे ही आपने दूसरा उदाहरण लिखना है अपनी तरफ से सोच के, और फिर ये तीसरा उदाहरण आपने अपनी तरफ से सोच के लिखना है। आगे है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने ये कभी भी ऐसा नहीं करना, जो आपके आसपास जो पौधे पाए जाते हैं या आप उनको उनकी पत्तियां तोड़कर या उनके फल तोड़कर आप उनका स्वाद लें, ठीक है। खाने की उनको कोशिश करें, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो विषैले होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो ठीक नहीं होते। अब आगे है हमारे पास क्रियाकलाप 5। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। आपने मूंग या फिर चने ले लो, ठीक है, उसके सूखे बीज ले ली, यानी कि आपने या तो मूंग की दाल ले लो या चने की या चना ले लो। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। अब कुछ जैसे मान लो हमने चने ले लिए और उनको एक जल से भरे, पानी से भरे एक बर्तन में हमने डाल दिया, तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए और ऐसे ही उसको पानी में ऐसे ही रहने दीजिए एक दिन के लिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और फिर पानी को निकाल दो आप, और बीजों को गिलास में रहने दो और बीज गिलास में रह जाएंगे। इन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब इन बीजों को, जो ये गीले बीज थे, उनको लपेटकर कपड़े में रख देंगे हम। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या कुछ बीज ये बदल चुके हैं? कुछ परिवर्तन आया है इनमें? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आती है? आप देखेंगे कि सफ़ेद, जैसे मान लो ये ऐसे ये चना था, तो चने में से ऐसे एक धागा सा निकल के आ जाएगा, ऐसा सफ़ेद सा धागा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल के आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अगर ऐसा होता है तो हम ये समझेंगे कि जो बीज हमने भिगोए थे एक दिन के लिए और फिर उनको एक कपड़े में रख दिया था, तो फिर क्या हुआ भाई, उनमें से अंकुर निकल आए, वो अंकुरित हो गई। जो ये सफ़ेद सा जो निकला था इसमें से संरचना, वो क्या है? अंकुर है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। अगर अंकुर निकल आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से उनको धो और उनको गीले कपड़े में लपेट कर एक दिन के लिए फिर से, मतलब गीले उसमें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? फिर आप देखोगे कि आपको क्या दिखाई देगा भाई, ऐसे अंकुर निकलता हुआ दिखाई देगा बीजों में से। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। अब क्या करना है आपने, इनको धो लो और आप इनको फिर खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, और ये जो अंकुरित चने हैं या जो बीज हैं, इनको आप उबाल कर भी खा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अगर आप इसमें कुछ मसाले वगैरह, नमक मिर्च वगैरह मिला लो, तो ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार हो जाएगा, एक स्वादिष्ट आहार भी तैयार हो जाएगा। आगे है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? आपको पता होगा कि शहद हमें या ये कैसे उत्पादित होता है, ये कैसे पैदा होता है शहद। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद यानी कि मीठे रस एकत्रित करती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो फूलों का जो रस होता है उसको इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, और फिर उस रस को जो फूलों से वो चूसती हैं उसको अपने छत्ते में इकट्ठा कर देती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जो ये फूल होते हैं या फिर उनका जो फूलों का जो रस होता है, वो ये पूरा साल नहीं होता, कुछ ही महीनों में ये उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का यानी कि इस मीठे रस का भंडारण कर लेती हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ इसको इकट्ठा कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, ताकि पूरे साल इसका वो मधुमक्खियाँ उस रस का, मतलब उसको एक तरह से वो भोजन के रूप में इसको इकट्ठा अपने लिए कर लेती हैं।
हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम इन्हीं छत्तों में से फिर वो शहद को तोड़ लेते हैं और अपने भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, जंतु क्या खाते हैं, कि जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, ठीक है, इनमें से कोई आपके घर में जानवर है? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अगर आपके घर में कोई जानवर है तो आपको ये भी पता होगा कि आपका जो पालतू जानवर है वो खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं, जो दूसरे जंतु हैं वो क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ज़रूर देखा होगा आपने ऐसे भी, कि गिलहरी क्या खाती है, कबूतर क्या खाता है, छिपकली क्या खाती है। अब देखते हैं भाई क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। जंतुओं के नाम लिखे हैं, जानवरों के नाम लिखे हैं, और वो जानवर क्या भोजन खाते हैं उसके बारे में भी लिखा है। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो खाली स्थान है वो आपने पूरे करने हैं। देखो, जीव का नाम लिखा है भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। वैसे ही बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु खाती है, चूहा वगैरह। पक्षी खा लेती है, दूध पी लेती है। ठीक है, ऐसे ही आपने इस सारणी को पूरा करना है कि चूहा क्या क्या खाता है, शेर क्या क्या खाता है, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य जो आप लिख सकते हो, अन्य जो जीव हैं वो क्या क्या खाते हैं। इस सारणी को आपने अपने आप पूरा करना है। आगे है हमारे पास क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। जो हमने ये 1.5 सारणी जो बनाएंगे, इसको ध्यान से आपने देखना है एक बार, और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। आप देखोगे कि इसमें 3 तरह के जंतु हैं। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए। पहले वर्ग में क्या लिखना है आपने, जो पहला ग्रुप बनाओगे उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। जो केवल पौधे खाते हैं या पौधों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो खाते हैं। ठीक है, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पौधे और पादप उत्पाद, पादप का मतलब भी पौधे होता है, पेड़ पौधे होता है। ठीक है, जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। ऐसे भी हैं जो पेड़ पौधे नहीं खाते, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको दूसरे ग्रुप में आपने रखना है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, ये जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? और कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखना है। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के जंतु हैं अभी। एक शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, दूसरे मांसाहारी जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, और तीसरा क्या है? सर्वाहारी जंतु जो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, पेड़ पौधों से बने उत्पाद भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, दूसरे प्राणियों को भी खा लेते हैं, उनको सर्वाहारी। सर्व का मतलब सभी, हारी का मतलब जो आहार ले लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, उसको सर्वाहारी। तो 3 तरह के जंतु हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। आपने 3 अलग अलग इसके ग्रुप बनाने हैं, उन जानवरों के नाम लिखने हैं। आगे है भाई 1.6 जिस तरह आ गई, इसमें लिखना है आपने। जैसे गाय क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी क्या है? शेर। सर्वाहारी क्या है? कौवा। कौवा मांस भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, कई चीज़ें खा लेता है। ठीक है, ऐसे ही आपने आगे भी बताना है। जैसे कि और कौन कौन सा शाकाहारी है, जैसे कि आप कहोगे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, ये शाकाहारी है। मांसाहारी लिखने हैं, फिर आपने फिर सर्वाहारी लिखने हैं। ठीक है, पहली जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य क्या है भाई? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो मनुष्य को हम सर्वाहारी में रखेंगे, क्योंकि मनुष्य अगर पेड़ पौधों से बने उत्पाद खाए
तब भी उसके शरीर में ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पचा देती हैं, यानी कि पेड़ पौधों से बने उत्पाद को मनुष्य का शरीर पचा सकता है। ऐसे ही मांस को भी मनुष्य का शरीर पचा सकता है, यानी कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी जंतु है, सर्वाहारी जंतु है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पूरा भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। तो हमें ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा खाने की चीज़ों का उत्पादन हो सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो हमने भोजन पैदा किया है, उत्पादन किया है भोजन का, वो सभी प्राणियों को, ठीक है, सभी सभी को क्या भाई, भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध भी हो जाए। ठीक है, सिर्फ भोजन का उत्पादन ही नहीं करना है, बल्कि उसको लोगों तक उपलब्ध भी करवाना है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।